कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा हल्का से कम कीजिएगा बस। तो उसमें हम लोग भारत के संदर्भ में थोड़ा सा देखने की बात है कि क्या है क्या नहीं, बस एक भारत के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। इसमें एक हम लोग देख चुके हैं, एक हम लोग क्या देखे हैं, समुद्र तल से ऊंचाई, मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें पहला हम लोग देख चुके हैं, समुद्र तल से ऊंचाई, और दूसरा हम लोग देखेंगे देश की अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, ऐसे करके हम लोग देखेंगे वैसे कि क्या क्या स्थिति है। हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो ये, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एक चीज देख लिया है, समुद्र तल से जितनी अधिक ऊंचाई पे कोई स्थलखंड होगा, ठीक है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वहाँ के मौसम में, वहाँ के टेम्परेचर में परिवर्तन आपको महसूस होगा। ठीक है, इसका उदाहरण भी हम लोग देख लिए थे, कई शहरों का हम लोगों ने उदाहरण देखे, उसको तुलनात्मक रूप से देखा था। इसी प्रकार से अन्य जो बिंदु हैं कि दूसरा बिंदु है देश की अक्षांशीय स्थिति। देश की अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार से प्रभावित करती है कहीं के जलवायु को। देश की अक्षांशीय स्थिति, देश की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांश देशांतर को आप समझ गए ना, हैं? ठीक है, तो भारत के संदर्भ में अगर अक्षांश देशांतर के आधार पे जलवायु की बात करेंगे, ठीक है, तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से जलवायु के दो कटबंधों में बंटा हुआ है, क्योंकि भारत की मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है और भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध का देश है। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर का देश है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, एक बार प्रश्न पूछा जाता है, मैंने लिखवाया भी आपको भारत एक परिचय में कि भारत उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर का एक देश है। ठीक है, तो अब भारत के मध्य से अगर कर्क रेखा होकर गुजरती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो भारत हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उष्णकटिबंध, यानी वहाँ की जो जलवायु पाई जाएगी वो उष्णकटिबंध टाइप की होगी। और कर्क रेखा से उत्तर की तरफ जो भाग है वो हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु वाला, यानी ना तो बहुत अधिक गर्मी और ना ही बहुत अधिक ठंडी। ठीक है, मिक्स प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हालांकि ऊंचाई में अंतर के कारण जलवायु में बहुत सारा अंतर आ जाता है। देखिए, शीतोष्ण कटिबंध में बर्फ जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, हिमस्खलन जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत में देखने को मिलती है। जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सारे देशों में आपको राज्यों में आपको बर्फ वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी स्थिति क्योंकि उच्चावच में अंतर है। बाकी सेम इसी अक्षांशों पे पूरी दुनिया में अगर देखें तो बहुत सारा ऐसा स्थान है जहाँ बहुत सारी गर्मी पड़ती है, रेगिस्तान जैसी स्थिति है, लेकिन उच्चावच में अंतर के कारण जो है देशांतर के रूप में शीतोष्ण कटिबंध में होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रचंड ठंडी पड़ती है, जो भारत के उत्तरी भाग में, और भारत के दक्षिणी भाग में प्रचंड गर्मी भी पड़ती है। लेकिन क्योंकि भारत समुद्र से लगा हुआ है, भारत का ज्यादातर हिस्सा दक्षिण का, तो इसलिए वहाँ पे समकारी जलवायु हो जाती है। इतना सबसे सुखद बात यह है कि वहाँ पे समकारी जलवायु हो जाती है। तो ताकि देश की अक्षांशीय स्थिति लिखते चलिए, इसमें समझाते चलिए।
मध्य से होकर गुजरती है। अरे हेडिंग यही है, दूसरा वाला ये है नहीं, देश की अक्षांशीय स्थिति। हेडिंग देश की अक्षांशीय स्थिति केवल हम लोग देख चुके हैं ना, पहला वाला देख चुके, नहीं देखे, लिखवा दिए थे, बस समझ गए थे। बताओ। जो स्थान जितना अधिक ऊंचाई पर अवस्थित होगा वहाँ का तापमान कितना ही कम होगा। हाँ अच्छा, बताते हैं इसको, एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है, इसको बता के फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है, जब आप वायुमंडल का क्षेत्र पढ़ते हैं, ठीक है, तो वायुमंडल जो हमारा होता है, और वायुमंडल में भी कई प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, उनके तापमान, आर्द्रता या तमाम वहाँ की जो विशेषताएं हैं, गैसों की सघनता, उन सब के आधार पर जो 3-4 भागों में बांट दिया गया। इसमें आपका सबसे निचला भाग जो है, जो सतह से लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको ये भी पता होगा कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल बनना, वर्षा होना, बिजली कड़कना, ठीक है, झंझावात होना, ये सारी घटनाएं जो होती हैं ये आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, वो क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई मानी जाती है वो 16 किलोमीटर के आसपास मानी थी। 1 किलोमीटर का कई किताबों में आपको डिफरेंस भी दिख सकता है। और इसकी एक सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें 165 मीटर की ऊंचाई पे अगर जाएंगे, भूगोल का नियम है, वो नियम क्या है, तथ्यात्मक जानकारी है कि जैसे जैसे क्षोभ मंडल में हम सतह से ऊपर की ओर जोर जाएंगे, वैसे वैसे प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी आती है। अब कोई स्थान जो किसी स्थान का उच्चावच मापा जाता है, वो समुद्र तल से मापा जाता है। ठीक है, आप रेलवे स्टेशनों पे देखते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, अब जो कोई भी स्थान होगा, जितनी ऊंचाई पे होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा, अगर किसी स्थान की ज़्यादा ऊंचाई होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर स्वाभाविक रूप से कम ही होगा, क्योंकि मैंने बता दिया है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम मान लो सतह, ठीक है, और ये आपका क्षोभ मंडल वाला क्षेत्र है, क्षोभ मंडल का क्षेत्र ये पूरा। अब इसी में आपके बादल बनना, बारिश होना, ये सारी घटनाएं हो रही। अब इसकी विशेषता ये है कि इसमें प्रत्येक 165 मीटर पे कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। कोई स्थान समुद्र तल से जितना भी ऊंचाई पे होगा, यानी उसी क्रम में उसका तापमान भी कम होता चला जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने उदाहरण भी दिया था कि भारत में आगरा और दार्जिलिंग एक ही स्थान पे, एक ही स्थान से स्थित हैं, लेकिन दोनों के तापमान में पर्याप्त भिन्नता है। ठीक है, अब तापमान में भिन्नता है तो क्यों है, इसीलिए है क्योंकि दोनों का जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो भिन्न भिन्न है। यानी दार्जिलिंग जो है वो ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है, वहाँ ज़्यादा ठंडा रहेगा, और जो आगरा आपका है वो कम ऊंचाई पे स्थित है, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो इसका मूल कारण यही है, भौगोलिक नियम। ठीक है, अभी वही उदाहरण मैं और दे रहा था कि देखिए भारत कर्क रेखा इसको 2 भागों में बांट देती है, एक उष्ण कटिबंध में आ जाता है और एक शीतोष्ण कटिबंध में आ जाता है। ठीक है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंध में जो क्षेत्र भारत में स्थित है, वहाँ पे भौगोलिक उच्चावच के कारण ही आपको बर्फ वगैरह भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि हिमालय का पर्वत है और हिमालय के पर्वत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उनका उच्चावच बहुत ज़्यादा। ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का और अन्य भाग, ये सारे भागों में अगर आप देखेंगे तो इन सारे भागों की जो समुद्र तल से ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो भले ये इनकी अक्षांशीय स्थिति शीतोष्ण कटिबंध में हो, लेकिन इनका उच्चावच ज़्यादा होने के कारण जो है टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, तो बर्फ वगैरह वहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब सियाचिन ग्लेशियर जैसा क्षेत्र सामाजिक रूप से माध्यम से वहाँ सब तो बिल्कुल बर्फमास बर्फ से ढका क्षेत्र रहता है। ठीक है, वो है कहाँ पे, शीतोष्ण कटिबंध में। अब शीतोष्ण कटिबंध में अगर जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो इतनी ठंडी नहीं पड़ती कि वहाँ बर्फ जैसी स्थिति हो जाए। उसी के अक्षांश पे देखिए खाड़ी देश तमाम स्थित है, ईरान, इराक के सारे देश स्थित हैं, और दूसरे महाद्वीपों में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में आप देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल इससे भिन्न स्थिति।
ठीक है। तो भिन्न स्थिति इसीलिए है भैया क्योंकि वहां पे ऊंचाई कम है। किससे ऊंचाई कम है? समुद्र तल से ऊंचाई कम है। उच्च अवस्थ कम तो वहां पे गर्मी बढ़ेगी, रेगिस्तान होगा, इस प्रकार की गतिविधि होगा। ऊंचाई ज्यादा है किसी क्षेत्र की तो वहां पे बहुत स्वाभाविक बात है कि वहां पे ठंड बढ़ेगी, ठीक है, मौसम ठंडा रहेगा। तो वही बात हम लिख रहे हैं। दूसरा इसमें क्या है, ऐसा नहीं है। आगे लिखिए, देखिए कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिससे कर्क रेखा के उत्तर का भारत उपोष्ण कटिबंध में, जिससे कर्क रेखा के उत्तर का भारत उपोष्ण कटिबंध में, जबकि दक्षिण का भारत उष्ण कटिबंध में आता है। उष्ण कटिबंध में आता है। उष्ण कटिबंध में आता है। दक्षिण भारत विषुवत रेखा के काफी नजदीक है। दक्षिण भारत विषुवत रेखा के काफी नजदीक है। अतः वर्ष भर लगभग एक समान तापीय दशा रहती है। अतः वर्ष भर लगभग एक समान तापीय दशा रहती है। जबकि उत्तर भारत, अब इसको समझाएंगे, परेशान मत होइए, क्यों लिखी है। जबकि उत्तर भारत विषुवत रेखा से दूर होने के कारण, जबकि उत्तर भारत विषुवत रेखा से दूर होने के कारण अलग अलग ऋतुओं में भिन्न भिन्न ताप महसूस करता है। भिन्न भिन्न ताप महसूस करता है। अतः ताप का यह अंतर देश की जलवायु को विशेष तौर पर प्रभावित करता है। यह अंतर देश की जलवायु को विशेष तौर पर प्रभावित करता है। विशेष तौर पर प्रभावित करता है। विशेष तौर पर प्रभावित करता है। अब अगर भारत के मैप को अगर आप लोग देखेंगे, या आप लोग भी बना लीजिए, ठीक है, मैप वगैरह आप लोग बनाते रहिए भरपूर, ठीक है, चाहे कुछ बेकार मैप बने लेकिन मैप बनाने में पीछे न रहा करिए। ये बहुत घटिया ही मैप बना है, लेकिन बनाइए आप लोग भी, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखने की प्रैक्टिस हम लोग बहुत कम है, ठीक है, खास करके व्हाइट बोर्ड पे लिखने की प्रैक्टिस हमारी, तो हमारी राइटिंग देखिए, हम इधर भी लिखे, हम ही लिखे, पढ़ ले जाए आप तो समझिए कि बड़ी बात है जरूर। ठीक, तो आप लोग इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, नहीं इसी को गंभीरता से लेंगे कि सही लिख तो नहीं पा रहे हैं, पढ़ाएंगे क्या, ठीक है, उनको छोड़ दीजिए। अब भारत की अक्षांशीय स्थिति अगर आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ाया भी गया है, ठीक है, कितनी है? 8 डिग्री। एक डिग्री 4 मिनट, और इधर
37 डिग्री 25 मिनट, ये तो है 6 है ना, नहीं करें 37 डिग्री। और पूर्वी जो देशांतर की स्थिति कितनी है 97.25 मिनट। और पश्चिमी 65 की 68 डिग्री कुछ है 4 मिनट का है। हाँ 7 नहीं होगा, ठीक है, अंतर 4 होगा, अंतर 7 होगा, जो भी है मोटे तौर पे देखिए। अब संख्यात्मक जानकारी आप लोग चेक कर लीजिए, मैं लिखवा भी लिखा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब अगर भारत की अक्षांशीय स्थिति अगर आप देखेंगे और देशांतरीय स्थिति अगर आप देखेंगे तो भारत की जो लोकेशन ग्लोब में है वो आपको पता चल जाएगी। अब थोड़ा सा बगल में ग्लोब में भी भारत की लोकेशन आप देख लीजिए, ये हो गई विषुवत रेखा। भारत कहाँ स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में जो, यानी ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध और ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। ये हो गई आपकी 0 डिग्री, यानी इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। पढ़ ले जाएंगे हैं, पीछे देख जाएगा, चलिए तो ये हो गया भूमध्य रेखा। और हम लोग ये भी अभी इसी में देखें ना कि भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा का मतलब हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। जो एक मिनट थोड़ा सा देख लें, नंबर मैंने दे दिया, बात कर लीजिए एक बार। हाँ बात कर लीजिए, नहीं तो एक बार हम बात करके पता ठीक। हाँ भारत की लोकेशन है, ठीक है, कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बताना जरूरी पड़ जाता है कि 23.5 डिग्री की जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसको हम बोलते हैं क्या, मकर रेखा। कर्क नहीं, मकर रेखा कितनी है 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश वाली, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध वाली जो है 23.5, और उत्तरी गोलार्ध की जो 23.5 डिग्री की रेखा है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसका अक्षांश कितना है 23.5, तो इसका भी 23.5, यानी भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरने का सीधा मतलब हो गया। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर इसको हम 0 डिग्री देशांतर मान लें तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, इस गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर, यानी इधर वाला भाग जो है पश्चिमी देशांतर हो गया और इधर का भाग हो गया पूर्वी देशांतर। और इधर से अगर आते से कर देंगे तो ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे भाग दक्षिणी गोलार्ध। अब भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे तो यहीं पे है लगभग, यहीं पे अगर भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे, भारत के मध्य से कर्क रेखा होके गुजरती, ठीक है। तो कर्क रेखा मध्य से गुजरने का मतलब हो गया कि भारत की जो लोकेशन है वो लगभग आधा भारत कहाँ पे उष्ण कटिबंध में और आधा भारत कहाँ शीतोष्ण कटिबंध में, ठीक है। लेकिन यहाँ की भौगोलिक अवस्थिति है उसके कारण से भारत में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग जलवायु अनुभव की जाती है। और जो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है दक्षिण वाला भाग, वहाँ पे भी जलवायु उष्ण कटिबंध के अनुकूल नहीं पाई जाती, उसका भी यदि कारण हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब मैप में अपने देखिए, आपको पता चलेगा कि भारत की लोकेशन दुनिया में कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। अब कर्क रेखा के इधर वाला भारत क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और इधर का भारत क्या हो गया, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध।
आप देखेंगे और इसको व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास कीजिए। समझ लीजिए, उसके बाद छापने का टाइम देंगे आपको, परेशान मत रहिए, ठीक है। दिमाग में छापने प्रयास कीजिए, कुछ चीज़ें समझने लायक। जैसे दक्षिण भारत में अगर आप स्थिति देखेंगे जलवायु की दृष्टि से, तो दक्षिण का भारत क्या है? दक्षिण का भारत समुद्र की सीमा से लगा हुआ है, यानी तटीय क्षेत्र, और तटीय क्षेत्र में समकारी प्रकृति की जलवायु पाई जाती है। समकारी जलवायु का मतलब ये हो गया सीधा सा कि वहाँ पर ना तो अधिक गर्मी होगी ना ही अधिक ठंडी होगी, क्योंकि वहाँ पे जो तटीय क्षेत्रों में पौने चलती हैं लोकल लेवल पे, या लोकल विंड्स चलती हैं, जिसको हम लोग स्थलीय समीर और समुद्री समीर। अभी स्थलीय समीर और समुद्री समीर जो भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून को जब आप पढ़ेंगे तो ये दोनों सब आएंगे आपके सामने, जो क्योंकि इन्हें जो सिद्धांत थी वो आधारित है। तो जो स्थलीय समीर और समुद्री समीर चलती हैं, समझ रहे हैं? स्थलीय समीर और समुद्री समीर कितने लोग नहीं समझ रहे हैं कि स्थलीय समीर क्या होता है और समुद्री समीर क्या होता है? नहीं समझ रहे ना? मैं बता देंगे, 3-4 लोग नहीं समझ रहे, कितने लोग समझ रहे हैं? इन 3 लोग छोड़ के बाकी लोग समझ रहे हैं। अब काम सुन गया, बताओ, आप बताओ, क्यों नहीं आप बताया? आप लोग जानते हैं, ये भी जानते होंगे, ये भी जानते होंगे, आप जानते हैं? आप स्थलीय समीर और समुद्री समीर आप देख रहे हैं? हाँ, नहीं बताया ना? क्यों नहीं बताते? आप लोग शर्मा क्यों जाते हैं जी? स्थलीय समीर और समुद्री समीर, समुद्री समीर। देखिए ये दोनों स्थानीय स्तर पर चलने वाली खबरें हैं। स्थानीय मतलब कि इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा दूरी के क्षेत्रों में नहीं होता है, 100-200 किलोमीटर के तटीय क्षेत्रों में इनका प्रभाव विशेष तौर पर पाया जाता है। अब इनका नाम क्यों इस तरीके का है वो आप समझ लीजिए। देखिए स्थल और जल दोनों गर्म होते हैं, किससे? सूर्यातप से, ठीक है। सूर्यातप मतलब जो सूर्य से उष्मा आती है प्रकाश के रूप में, उसी से इनमें तापमान आता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों के गर्म होने में अंतर। लेकिन जल क्या होता है, जलीय भाग थोड़ा देर से गर्म होता है, और स्थलीय भाग क्या होता है कि थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। यानी दोनों को ऊष्मा को ऑब्जर्व करने की शक्ति अलग अलग है। मान लो ये स्थलीय क्षेत्र है और ये जलीय क्षेत्र है। अब इन यहाँ पे दिन के समय ये गर्म होना, मानिए सुबह 7 बजे सूर्य निकले और उसके बाद में धीरे धीरे गर्म हो। अभी पता लग रहा है कि शाम तक हो गया, ये पूरी तरीके से गर्म नहीं हुआ। और स्थल पिंड क्या हो गया, ये पता लगा कि 10-11 बजे तक दिन में ही यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ने लगी। और बिल्कुल ये नियम है कि जिस स्थान पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ पे वायुदाब जो होगा वो कम होगा। वायुदाब कम इसलिए होगा क्योंकि वहाँ की जो हवाएं होंगी वो अधिक गर्मी के कारण हल्की होगी, ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे और नीचे एक निर्वात टाइप का क्षेत्र बन जाएगा या कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाएगा। तो अब दिन के समय क्या होता है कि दिन के समय स्थलीय भाग में, खास करके तटीय क्षेत्र में लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। लो प्रेशर का क्षेत्र इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ दिन के समय अधिक तापमान प्राप्त होता है। और ठीक इधर अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, देर से जब गर्म होता है तो यहाँ पे अधिक दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है, यानी यहाँ पे उच्च दबाव वाला क्षेत्र यानी हाई प्रेशर। और बिल्कुल इसको रट लीजिए कि हमेशा जो हवाएं चलती हैं या पवन का प्रवाह होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होता है। यानी दिन के समय हवाएं क्या होंगी, समुद्र से स्थल की ओर आएंगी तटीय क्षेत्रों में। दिन के समय कहाँ से, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है। तो दिन के समय कौन सी समीर चलेगी, जो समुद्र से आ रही है स्थल की ओर, इसको लोग क्या बोलेंगे, समुद्री समीर। कौन सी समीर, समुद्री समीर, क्योंकि ये समुद्र से स्थल की ओर चल रही है। अब भैया शाम होते होते पता लगा कि जल भी गर्म हो गया, जल गर्म हो जाएगा तो ठीक इसकी उलट स्थिति हो जाएगी, यानी यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, जो चीजें गर्म हो गई वहाँ पे लो प्रेशर, और जो चीजें ठंडी हो गई वहाँ पे हाई प्रेशर की स्थिति हो गई।
तो यही चीजें बदल जाएंगी। अब क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं फिर चलने, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया रात के समय और यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, क्योंकि अब जब गर्म हो गया पूरा दिन इतने का धूप लगा तो रात के समय जल भी गर्म हो गया, जो चीज गर्म तो वहाँ पे लो प्रेशर और ये ठंडा हो गया रात के समय जो, तो यहाँ पे हाई प्रेशर। अब रात के समय क्या होता है, हवा इस दिशा से इस दिशा की ओर चलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थलीय समीर। तो ये वाली बात हो गई। अब दिन और रात के क्रम में ऐसी हवाएं अगर तटीय क्षेत्रों में होते रहेंगी तो क्या होगा, तापमान का ट्रांसफर हो जाएगा, तापमान का ट्रांसफर होता रहेगा, और तापमान का ट्रांसफर जब होता रहेगा तो उस क्षेत्र में क्या होगा कि ना बहुत अधिक तापमान होगा और ना ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बहुत कम तापमान होगी, यानी तापमान की तरह का समान बना रहेगा। इसको हम लोग भूगोल की भाषा में समकारी जलवायु। लेकिन तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी समकारी जलवायु, यानी जिस जलवायु में ना बहुत अधिक तापमान हो ना बहुत अधिक कम तापमान हो, एक तरह का समान मौसम बना हो। वो समान मौसम क्यों बना होगा, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में समुद्री और स्थलीय समीर दिन और रात के क्रमांक पे चलती रहती है, समझे। तो इसीलिए इन क्षेत्रों में समकारी जलवायु पाई जाती है। अब ठीक उसके उलट, अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप समझ रहे होंगे कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जो जलवायु की दृष्टि से है, विषुवत रेखा बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। कि गर्मी दक्षिण भारत में पड़ती इसी बात नहीं है, लेकिन उतनी प्रचंड गर्मी नहीं पड़ती जिस प्रकार की गर्मी बोलिए जिस तरीके का तापमान विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में होना चाहिए भूगोल की भाषा में, वो तापमान नहीं है, क्योंकि जो स्थलीय विशेषता यहाँ की है वो तटीय वाली है, और तटीय क्षेत्रों में तापमान का स्थानांतरण हो जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग समय पे तापमान या ऊष्मा जो है ग्रहण करने की जो भी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो अलग अलग है। जो अब यहाँ पे क्या है, आर्द्रता और तापमान का बराबर ट्रांसफर होता रहता है, तो किसी भी प्रकार का जो है अति वाली स्थिति नहीं आती। बहुत ज़्यादा तापमान हो गया या बहुत कम तापमान हो गया, ये चीज़ें व्यक्तिगत जीवन में होती है। व्यक्तिगत जीवन में आप लोग अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत हैं, प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं, ठीक है। हम लोग को कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन को इतना ज़्यादा महत्व आपको सिखाया जाएगा कि आपको कहीं पे भी ऐसा काम नहीं करना है कि किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप हो विभागों के स्तर पे, क्योंकि आप जिस सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आपके नीचे हजारों की संख्या में लोग काम करेंगे। अब पता लगे कि वो क्या बोल के घूम रहे हैं, किसी गोल बात भी नहीं कर रहे हैं, ना किसी की समस्या सुन रहे हैं अपने अधीनस्थों की, और या जिसकी सेवा के लिए आप आए हैं ना उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, अलग ही घूम रहे हैं, अलग ही घूमे रहेंगे। तो विचारों का अगर आदान प्रदान नहीं होगा, लोगों की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, तो आज की स्थिति हो जाएगी और किसी दिन वो विस्फोट के रूप में सामने आ जाएगी। किसी दिन कहेगा 50 लोग इकट्ठा होंगे, कहेंगे ऐसा है तो कलेक्ट्रेट में हम लोग धरना देते हैं, ठीक है, धरना देंगे, निकालो इसको जबरदस्ती, उससे अपनी समस्या बताओ, करेगा क्यों नहीं। तो इसीलिए इस बात को ज़्यादा तवज्जो दिया जाती है कि आप जो है हमेशा विचारों का जो आदान प्रदान है वो होता है, क्योंकि एक हेल्दी कम्युनिटी तभी डेवलप करेगी और एक अच्छा प्रशासन तभी संभव होगा जब विचारों को आप सुनेंगे लोगों को। सुनेंगे अगर इसको इतना ही नहीं कि कोई एक आम आदमी जाके अपनी बात वहाँ तक पहुँचा पाए, ठीक है। तो जब न्याय नहीं मिलेगा, तो न्याय नहीं मिलता है तो समाज में अपराध बढ़ गए। हमें न्याय की संकल्पना जो है अपराध को कम करती है। अगर न्याय किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा, अभी आपको किसी ने आके अनावश्यक ऐसे चार छापा मार दिया रास्ता करते हुए, तो अगर उसको दंडित नहीं किया गया कि भैया आपने क्यों मारा, तो आपके अंदर आपको सब पता लगा, आप पुलिस थाने गए, पुलिस वाले आप ही कुछ गाली दे के भगा देंगे, जो इस तरह भैया की थोड़ी लिखी जाती है जिससे तुम चले मार के उनको लिखने के लिए, ठीक है। तो आपके मन में एक तरह का आक्रोश पैदा हो जाएगा, क्योंकि इनसे कम्युनिकेशन गैप होगा, ठीक है। आपकी बातों को नहीं सुना गया और आपके साथ न्याय नहीं हुआ, तो आप क्या होगा, किसी दिन आप परस पड़ेगी हुआ। जिस दिन आपके हाथ में कोई चीज आ गई, ठीक है, उस दिन समझिए कि तहस नहस करने वाला विचार आपके तक पहुँचेगा। ये रियाल सिस्टम जो बताइए, इतना बेकार लोग, इतने करप्ट लोग, दिन भर गरियाएँ सरकारों को, ऐसे लोगों की संख्या अपने की बहुत ज़्यादा कुंठित मानसिकता हो जाएगी कुछ दिन के बाद।
कि सिस्टम का कोई नाम ले लेगा और जिस व्यक्ति ने आपको पीट किया उसका भी नाम ले लेगा, तो आप एक सांस में कम से कम 30-40 स्पेशल शब्द जो है उसके लिए रखे रहेंगे लोग, समझे। इसीलिए विचारों को जो है बड़ा महत्व दिया जाता है कि विचार कम से कम आप गुस्साइए नहीं, बातचीत कीजिए। किसी से कोई मनमुटाव की स्थिति हुई भी तो ये नहीं कि मुखला बैठे हैं, ठीक है। प्रशासन है तो बिल्कुल नहीं करता है, गुस्सा के करेंगे, एक हफ्ता बोले नहीं, एक हफ्ता बोले नहीं तब तक उधर से विरोधी भी उनको वो भरेंगे कि यार तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, और इधर से भी भरेंगे यार तुम्हारे उनको मारने सुन रहा है। पता लगा एक दिन दोनों लोग कुछ एक दूसरे नहीं कह रहे हैं, मेरे लिए किसी चौक चौराहे थे वहीं अपना सुनाई शुरू होगी एक दूसरे की जो, तो अगर बातचीत करेंगे तो भाई समस्या जो आपकी वो आप बताइए, हमारी समस्या जो है हम बताएंगे, समाधान उसका नहीं मिलेगा, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसा कोई समस्या है ही नहीं जिसके रास्ते न हो, जिसका समाधान न हो, ठीक है। तो समाधान आप जलवायु से भी सीख सकते हैं। भारत में जो दक्षिण के क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में समकालीन जलवायु पाई जाती है, तो उसके कारण क्या है कि स्थलीय समेत और समुद्री समेत के कारण आर्द्रता और तापमान का स्थानांतरण होता रहता है, और आर्द्रता और तापमान का स्थानांतरण होने से यहाँ पे जो अति वाला तापमान या मौसम है वो नहीं आता। ठीक इसके विपरीत स्थिति आप देखिए, इसके विपरीत स्थिति अगर आप उत्तर भारत में चले जाएंगे, यानी इस क्षेत्र में, लेकिन इन सब चीज़ों को थोड़ा समझने का प्रयास करें, पूरा जलवायु का सेक्टर इसी पे टिका होगा। अगर इन बुनियादी बातों को आप नहीं समझ पाए तो फिर आगे बड़ी समस्या आपको हो जाएगी, देखिए बहुत सारी बातें हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसमें इतना समय दे रहे हैं। उत्तर के भारत में क्या होता है, उत्तर के भारत मैदानी प्रदेश भी है, मरुस्थलीय प्रदेश भी है, और बहुत अधिक ऊंचाई वाला प्रदेश भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैदानी प्रदेश है ये वाला, इधर देखेंगे तो मरुस्थलीय छोटे क्षेत्रों में, इधर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊंचा वाला प्रदेश है, ठीक है। और हर प्रकार की अलग अलग चट्टान के जो तापमान को अवशोषित करने की क्षमता है वो अलग अलग है, ठीक है। मैदान की जो चट्टानें होती हैं उनकी अपनी अलग क्षमता होगी, ठीक है, वो कितना तापमान का वो ऑब्जर्व करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र होगा उसकी अपनी अलग क्षमता होगी, और मरुस्थलीय क्षेत्र होगा उसकी अपनी अलग क्षमता होगी। बालू है, बालू देखो कितना तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा भी होता है, तो उसकी अपना तापमान को जो ऑब्जर्व करने की क्षमता है अलग अलग है। तो यहाँ पे भी तापमान अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे तापमान का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, तो तापमान का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, तो इसी कारण से यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में तेज तेज आंधी और तूफान चलते हैं। आंधी तूफान चलने का सीधा मतलब है कि किसी जगह के दो स्थानों के मध्य में जो वायुदाब है, क्योंकि वायुदाब के मध्य से ज़्यादा अंतर अगर हो जाएगा तो आंधी के रूप में हवाएं चलेंगी, बहुत तेज गति से हवाएं चलेंगी, और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तो हवाएं बहुत धीमी धीमी चलेंगी, आसानी से समय चल रही, यानी जिस तरफ से हवा रही वहाँ पे वायुदाब ज़्यादा है, और जिस तरफ की ओर जा रही वहाँ वायुदाब कम है, ठीक है। लेकिन उन दोनों वायुदाब के मध्य जो है अंतर ज़्यादा नहीं। भारत में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर भारत, ठीक है, इन क्षेत्रों में मरुस्थलीय और ऐसी चट्टान, ऐसी प्रकृति की चट्टानें कि जो ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा करती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है बहुत तगड़ा लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर जनरेट है, जितने ज़्यादा तापमान होगा उतने ज़्यादा लो प्रेशर होगा, बिल्कुल खाली हवा ही नहीं करती उसके, 50 डिग्री तापमान, 48 डिग्री तापमान। और उत्तर भारत में कई सारे क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पे तापमान कम होता है, उसकी वजह से यहाँ पे समकालीन जलवायु की प्रकृति हो जाती है। तो अभी समय क्या होता है, इस समय हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ स्थानीय स्तर पे कुछ हवाएं चलती हैं, लू वगैरह चलती हैं, लू वगैरह जो सुने ना, लू ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत के मैदानी प्रदेशों में चलने वाली एक स्थानीय पवन है। कौन से पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे पौने 3 प्रकार की होती है, कुछ होती है नियमित प्रकार से चलती हैं पूरे ग्लोब में, कुछ होती है मौसमी होती हैं, कुछ होती है स्थानीय स्तर से चलती हैं, तो सबको अलग से बताएंगे, उसको पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि लू वगैरह जो होती है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत तापमान का स्थानांतरण कर पाती है, लेकिन लू की विशेषता ये है जिसमें आर्द्रता बहुत ज़्यादा नहीं होती, कि समुद्र से आ रही आर्द्रता, ये तापमान जो वायुदाब निम्न वाला क्रिएट हुआ है उसको और बढ़ा देती है उत्तर भारत के क्षेत्रों में, और तापमान के स्थानांतरण की कोई सुविधा नहीं,
तो अब यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? यहाँ पे समकालीन प्रकृति की जलवायु नहीं पाई जाएगी, यहाँ पे महाद्वीपीय प्रकृति की जलवायु पाई जाएगी। महाद्वीपीय प्रकृति की जलवायु की विशेषता है कि वहाँ दिन का तापमान में और रात के तापमान में अंतर बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेशों में दिन का तापमान 45 डिग्री, रात का तापमान 12 डिग्री, 10 डिग्री यानी 35 डिग्री का तापमान आपको दिखाएगा। दिन में पता लग गया लोग भरे जा रहे हैं गर्मी मारे, और रात में रजाई खोल रहे हैं, गोद लेने निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का विभेद वाला तापमान पाया जाता है कि इसमें तापमान तर बहुत ज़्यादा होगा। आप साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको समान तापमान मिलेगा, लेकिन क्योंकि तट का क्षेत्र तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो पसीने टूटे हुए मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। जैसे जुलाई अगस्त के महीने में हम लोगों का रहता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा रहेगी तो पसीना वगैरह सूखे लगेंगे। ठीक है, तापमान कम होने के बावजूद भी गर्मी का जो एहसास है वो ज़्यादा होगा। तो उत्तर भारत में महाद्वीपीय प्रकृति की जलवायु, दक्षिण भारत में समकालीन प्रकृति की जलवायु क्या है भारत में पाई जाती है, जो स्थानीय स्तर की विशेषताओं के कारण जो है जनरेट होती है। अब आप इसको बना लीजिए। अब ये देश की अक्षांशीय स्थिति के कारण ही ये सारी जलवायु प्रभावित है। ठीक है, लिखो लिखो क्या बना लो, इसको लिखा तो ये पूरा। हाँ मैं बना लूँ भैया, ये मैं बना के और जितनी चीजें इसमें दर्शाएंगे उसको दर्शा लो। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? हिमालय की अवस्थिति है, निकालो बनाने का। हिमालय की अवस्थिति तीसरा है, हिमालय की अवस्थिति। हम लोग बाद में बताते हैं कि हम लोग आज भारत के संदर्भ में मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहे हैं कि कौन से कारण है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले, और उसमें एक कारण हम लोग परसों के दिन क्लास हुई थी, उसी दिन हम लोग देख चुके थे सैटरडे को। ठीक है, ये वाला कौन सबसे ऊंचाई वाला एक देश की अक्षांशीय स्थिति को आज देखे हैं, और अगला हम लोग देखने जा रहे हैं हिमालय की अवस्थिति। हिमालय की अवस्थिति भारत के जलवायु को किस रूप में प्रभावित करती है, चीज़ों को ये लोग एक एक करके देखेंगे। पहले इसको बना लो, बना लिए क्या अंदर स्लाइड चेंज कर दिए भाई, नहीं बात है भाई, वीडियो यहाँ बना रहे हैं यदि अभी हाँ अच्छा हटा दिए न्याय। तो इतनी देर में हम लोग बोल पाए स्लाइड कर दिए, नहीं बोलते थे बनाओ जल्दी बनाओ, और ये भी कह रहे हैं हाँ बना भी नहीं। ये हालात हैं, इसे लोग कई बार होता है तो पता कि भूख भी लगी है, कहीं भी कोई भी खाना खा लो, अरे नहीं ठीक है, तो वो आदमी एक के साथ मान भी गया, दोबारा कहा भी नहीं। कहीं को बड़ा पश्चाताप होता है कि यार कहाँ से बाबा कहा होता तो कह देते हाँ बाबा खा लेंगे। ठीक है, जैसे आशा भी होती थी आती है 2-3 बार को कटेगा ही खा लो, कई आदमी बहुत रानी प्रकृति में होते हैं। ठीक है, वो इतने बार कहीं उनको खिलाना ही रहता ही नहीं, उल्टे अपना होता है हम भी करेंगे। यहाँ पे शायद मैंने पूछे तो इतने बार पूछे उनको बताएंगे, 2-3 बार करें तो हो सकता है कह ठीक है हमारे भी। ठीक है, तो ऐसे लोग सावधान है, लेकिन आपकी बेसरम बन जाएगी इसे देखो यहाँ भैया लाओ खाएंगे, तो भले कमाई खाइए लेकिन मंगवा जरूर लीजिए। ठीक है, हाँ, और कई लोग सुविधा भी नहीं खा पाते, जैसे शादी कराने में गए पता लगे एक तरफ से घुसे, उनके दिमाग में रहता है कि यार अच्छी चीज़ें उतरी लगी होगी, सब चीज़ देखते चले जाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, और जैसे लास्ट में चले जाएंगे तो लास्ट में उनको मिलेगा दाल और चावल। ठीक है, लेकिन यार इसका मतलब अच्छी चीज़ उधर है तो छोड़ा है, तो उधर से घूम के इधर आए जब तक ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की सुविधा आपको प्राप्त हुई होगी।
तो यहाँ सबसे सावधान ना के लिए छोटी छोटी चीज़ों को महासुदिया के लिए, खास करके खाने पीने के दौरान भी और समझने के दौरान भी, पढ़ने के दौरान भी जो ना समझ में आए तो पूछ लिया करिए। हाँ, ये हाई प्रेशर लिखे हैं, जैसे कि हाई प्रेशर कुछ किताब लिख दें। हाँ, तो कुछ किताब लिखे जैसे शॉर्ट में ही प्रयोग करेंगे, एसपी के या लोग प्रेशर होगा वहाँ पे एलपी और एसपी ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप ये क्या देगा जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो समझ ना पाएंगे ये क्या है। तो वही मूल बात हम बता रहे थे कि शर्माना उर्माना नहीं, ठीक, जो चीज ना समझ में आए वो पूछ लिया करिए। बहुत ज़्यादा महाराजा धीराज न होने का प्रयास कीजिए अभी से, समझिए। हाँ, चलिए हो गया। अब तीसरा जो आते हैं भारत के संदर्भ में, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, बनाए नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, भारत के उत्तर में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा पर्वत अवस्थित है जिसको हम लोग हिमालय के रूप में जानते हैं। वो बहुत गहराई से भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। वो कहाँ स्थित है? भारत के उत्तर में, यानी लगभग यहाँ से लेके और यहाँ तक एक सतत रूप में हिमालय पर्वतमाला अवस्थित है। और हिमालय पर्वतमाला का जो है भारत की जलवायु की बहुत गहराई से प्रभाव, खास करके भारत में वर्षा के वितरण संदर्भ में। तो जलवायु का मतलब ये होता है तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति, यही सब जो है वर्षा का जलवायु का मतलब ही होता है। अब हिमालय पर्वतमाला भारत की जलवायु को 2-3 रूपों में प्रभावित करता है। पहला तो हिमालय पर्वतमाला क्या होता है कि साइबेरिया के क्षेत्र में, साइबेरिया मतलब रूस का जो पूर्वी क्षेत्र है जिसमें वो लोग बोलते हैं उच्च अक्षांश में साइबेरिया, तो वहाँ पे एक वायु राशि क्रिएट होती है मासेस, जिसको ये वायु राशि में लेना। वायु राशि का मतलब कि विशाल क्षेत्र में मतलब एक समान तापमान और आर्द्रता वाली विशाल वायु राशि, इसको हम लोग वायु राशि बोलते हैं। तो साइबेरिया की जो वायु होती है, वायु राशि होती है, उसकी विशेषता तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि ठंडे क्षेत्रों में डेवलप होती है तो ठंडी होगी। अब वो वायु जिस तरफ जाएगी उस तरफ के मौसम को ठंडा ही करेगी। क्या हो गया, आज लग रहा है बादल वादल तो जमीन पे आ जाएंगे। बंदर तो हमारे इनसे पूरा जीना आराम किए हैं शहर में लोग, जहाँ देखो वहाँ बंदर, जहाँ देखो वहाँ बंदर। लेकिन कुछ तो आदमी भी बंदर के रूप में यहाँ पे बिहेवियर करने लगे हैं, बहुत दुखद स्थिति है। ठीक है, देख देख के बंदर होते जा रहे हैं। आप लोगों में से कोई नहीं है इसमें ऐसा अपने आप को तुलना करने के हम ही तो नहीं कर दिए, क्योंकि केवल होता है आदमी कल्पना को तेजी करता है। आपको हम कह रहे थे कि जो साइबेरिया की वायु राशि डेवलप होती है उसको वहाँ लोकल स्तर पर बोलते हैं उड़ान वायु राशि, क्योंकि वो वायु राशि अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो सीधे, क्योंकि ठंडी वायु राशि है तो सीधे ऐसे आती और भारत के पूरे क्षेत्र को ठंडा जलवायु में बदल देता है। मौसम यहाँ बहुत ठंडा हो जाता है, तो मैदानी प्रदेशों में मौसम है वो ठंडा हो जाता है। बाकी हिमालय में बहुत सारा बहुत प्रभाव है, एक तरह से आप 10-20 प्रभाव भी ले सकते हैं, लेकिन दुनिया में यहाँ जलवायु के संदर्भ में देखें तो जलवायु वाला प्रभाव भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक तो ये प्रभाव हो गया, और दूसरा जो प्रभाव होता है कि ग्रीष्म ऋतु में ये यहाँ पे एक तरह का लो प्रेशर जनरेट होगा ग्रीष्म ऋतु में। अब ये लो प्रेशर क्या करता है, दक्षिण पश्चिम की तरफ से जो आर्द्रता भरी वायु होती है वो यहाँ पे आके और हिमालय की तमाम श्रृंखलाओं से टकरा कर यहाँ पे वर्षा करवाते हैं लोग। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है हिमालय पर्वतमाला का, अगर जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही होगा। और जब ये लोकेशन खत्म हो जाता है, लेकिन कोई निम्न वायुदार क्रिएट होता है अल्पकाल के लिए होता है, ऐसा नहीं कि किसी क्षेत्र में निम्न वायुदार क्रिएट होगा तो हमेशा के लिए होता है, कोई स्पेशल क्षेत्र है। लेकिन तो यहाँ पे कुछ समय के बाद हाई प्रेशर जनरेट होने लगता है, जिससे आप बिल्कुल संक्रमण काल से आप गुजर करते हैं।
यानी गर्मी से अब ठंड की तरफ हम धीरे 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 बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर जो है धीरे धीरे डाउन हो रहा है। ठीक है, एक दो दिन का टेम्परेचर तो हुआ कि अपराध वाद में थोड़ा हल्का ठंड भी लगने लगी। अब ऐसे से आप 10-15 दिन दीपावली तक जाएंगे तो क्या होगा, पूरे उत्तर भारत में मौसम हो जाएगा ठंडा। चलिए, मौसम ठंडा होने का मतलब हो गया कि यहाँ पे उच्च वायु का क्रिएट हो गया, यानी जहाँ पे मौसम ठंडा होगा वहाँ की जो वायु होगी वायु निचले हिस्से में वायुमंडल में रहेगी, बिल्कुल सतह से लगी हुई वायु मिलेगी, सघन वायु मिलेगी। ठीक है, तो अब जहाँ पे सघन वायु है, ठीक है, वहाँ पे उच्च वायु का क्रिएट हो गया। और कुछ ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही तो हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, और ऊपर उठ जाएंगी तो वहाँ पे नीचे कम वायु का आपका क्षेत्र बन जाएगा। तो आप बिल्कुल व्यवहारिक रूप में जानिए कि जहाँ पे ठंडी का मौसम वहाँ पे उच्च वायु का, जहाँ पे गर्मी का मौसम वहाँ पे निम्न वायु का, बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में समझेगा। ठीक है, तो अब इस समय जैसे जैसे भारत में उत्तर भारत के इलाके में ठंडी बढ़ती जाएगी, यानी मौसम ठंडा होता जाएगा, वैसे वैसे आप समझिए कि क्षेत्रों में हाई प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ठीक इसकी पूर्ण स्थिति कब होगी, ग्रीष्म ऋतु में, यानी अप्रैल मई के महीने में, जहाँ पे बिल्कुल प्रचंड लो प्रेशर होगा और यहाँ से हाई प्रेशर से हवाएं तेजी से आती हिमालय की तमाम श्रृंखलाओं से टकरा के पूरे भारत में अनेक क्षेत्रों में कम या ज़्यादा वर्षा के रूप में पूरे उत्तर भारत को मानसूनी वर्षा की आगोश में लेती है। और कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा, कहीं पे कम, यानी औसत वार्षिक वर्षा लगभग हर क्षेत्र में हो जाती है। लेकिन तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो देखने को मिलता है हिमालय पर्वत का जलवायु के संदर्भ में, वो सबसे बड़ा संदर्भ यही देखने को मिलता है। अब पहाड़ का वर्षा से क्या संबंध है, ये चीज़ें हम लोग बुनियादी स्तर पर समझने का प्रयास करिए कि कहीं पे भी वर्षा दो कारणों पर निर्भर करती है। किसी क्षेत्र में वर्षा होगी, वर्षा नहीं होगी, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर वो ये होता है कि वायुमंडल में आर्द्रता कितनी है, यानी वायुमंडलीय आर्द्रता कितनी है। आर्द्रता को अगर आप बिल्कुल और देसी भाषा में समझना चाहें, हमें भाषा में नमी बोल सकते हैं कि आपके वायुमंडल में नमी कितनी है। एक बार यूपी विशेष के प्री एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि किसी भी स्थान पर वर्षा होने की संभाविता को निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर सर्वाधिक व्यक्त करता है, यानी किसी भी स्थान की वर्षा होगी या नहीं होगी, इस बात को निम्नलिखित में से कौन से फैक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और उसमें आर्द्रता भी आसन में रहेगा, हवाओं की गति रहेगी, तापमान रहेगा, पौने रहेगी, इसी प्रकार से 4 आसन बना देंगे। ठीक है, तो 4 आसन खाली होगी। कई बार रिपीट किया तो एक बार पूछने के बाद में कई बार और पूछना। ठीक है, तो वहाँ पे अपने लिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई कारण जिम्मेदार होगा तो होगा वायुमंडलीय नमी या वायुमंडलीय आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब एक तो ह्यूमिडिटी हो गया और दूसरा कि उस वायु यानी आर्द्रता वाली जो वायु है, ठीक है, उसका टेम्परेचर गिरना चाहिए। किसी भी हालत में उसका टेम्परेचर नहीं गिरेगा अगर, तो उस वायु जो आर्द्रता वाली वायु उसका संघनन नहीं होगा। संघनन नहीं होगा तो बादल का निर्माण नहीं होगा, बादल नहीं बनेगी तो वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो इस वायु का जो आपकी वायुमंडलीय आर्द्रता है, नमी वाली वायु, ठीक है, इसका ऊपर उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर उठेगी तभी तो जो है ये ठंड होगी। तो अब क्या होता है, जैसा कि हम लोग बात आओगे चर्चा हुई कि वायुमंडल में जैसे जैसे हम मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती है। यही आर्द्रता वाली वायु जैसे जैसे श्रृंखलाओं से टकरा के हिमालय या कोई पर्वत पानी से जैसे ऊपरी क्षेत्रों में पहुँचती है औसत रूप से, वैसे इसका संघनन हो जाता है, बादल का निर्माण होता है। बादल का निर्माण होता है, उसका वर्षा होती है। जैसे यहाँ पे आती है, यहाँ पे ऊपर उठती है और तमाम तरह के बादल के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, वो भी बताएंगे आपको। तमाम तरह के बादल निर्मित होंगे और वर्षा के होंगे। पूरे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है पर्याप्त रूप से। अब कहीं पर थोड़ा कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, तो स्थानीय फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे जैसे अगर बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसको अरब सागर को बंगाल की खाड़ी की शाखा बोलते हैं, जो मानसून प्रवेश करेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी, और जैसे जैसे आप आंतरिक भागों में जाएंगे, यानी पेपर प्राइज में पूछा गया है एक बार कथन के रूप में कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा से जैसे जैसे हम पश्चिमोत्तर भागों में बढ़ते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ये कथन सही है कि नहीं? और बंगाल अरब सागर की शाखा से जैसे जैसे आंतरिक भागों में बढ़ते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाती है। लेकिन तो इस प्रकार के कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आपके सामने आएंगे, तो ये लगभग दूसरे तीसरे चौथे साल पूछता है इस प्रकार के प्रश्न जो, ठीक है। तो अब जाहिर की बात है कि जो आर्द्रता होगी यहाँ टकरा के यहाँ ज़्यादा बारिश होगी, जैसे जैसे आंतरिक भागों में जाएगा वैसे वैसे उसकी ह्यूमिडिटी कम होती चली जाएगी, तो हम आंतरिक भागों में वर्षा की मात्रा भी बहुत कम होती चली जाएगी है। और कुछ ऐसा क्षेत्र हो सकता है कि जहाँ पे किसी प्रकार का टकराव होने सीधे वायु आई और सीधे वायु चलेगी, वैसे क्षेत्र मरुस्थल के रूप में रह जाते हैं। हिमालय भैया सबसे ज्यादा जलवायु के संदर्भ में ये भी महत्व है, जो लिखिए थोड़ा सा लिखिए। लेकिन हिमालय पर्वतमाला देश की मौसमी एवं जलवायु दशाओं को, देश की मौसमी एवं जलवायु दशाओं को 3 रूपों में प्रभावित करता है, 3 रूपों में प्रभावित करता है। पहला एक दो करके ज़्यादा नहीं है। पहला, हिमालय की लंबी एवं ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय की ऊंची एवं लंबी पर्वत श्रृंखलाएं साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोक देती है। ठंडी पवनों को रोक देती हैं, जिससे उत्तर भारत के लोग शीतलहर के प्रकोप से बच जाते हैं, शीतलहर के प्रकोप से बच जाते हैं। पहला हो गया, ये समझ रहे हैं बात, इस बात को समझ गए होंगे कि नहीं समझ हैं? ठीक है, अब इसी मैच में बना लीजिएगा, इसे बना लीजिएगा। अब ये देखो एक तीर बना, इसे लिख लीजिए साइबेरियाई ठंडी पवनें, साइबेरिया की ठंडी पवनें, ठीक है। हिमालय को रोक देता है, इधर से लिख लीजिएगा। हम ये बात बताते जाएंगे, उसे दिखा दीजिए। तो पहला ही वाला चाहिए, मैं जो बनाए उसी में इसको बना लीजिएगा। हो गया, यानी उत्तर भारत के मैदान के लोग जो है प्रचंड ठंडी से क्यों बचते हैं? क्योंकि बीच में हिमालय जैसी ऊंची और लंबी श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। दूसरा प्रभाव लिखिए, हिमालय पर्वतमाला अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से आने वाली, हिमालय पर्वतमाला अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से होकर आने वाली मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा करवाती है।
भारत में? भारत में वर्षा कराती है। वर्षा कराती है तो इसका प्रभाव इसमें तो जाना नहीं है। वर्षा कराती है, बड़े उपजाऊ मैदान होता है, उसकी कृषि होती है। आप पूरे उत्तर भारत को देख लेंगे, ठीक है, तो क्या है, सारे राज्य लगभग कृषि प्रधान राज्य हैं। और कृषि प्रधान राज्य का कृषि प्रधान देश ये अपना माना जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण भूगोल ही है, क्योंकि जहाँ जैसी जलवायु वहाँ वैसा कल्चर देखने को आपको मिलेगा। जो कल्चर का मतलब कि बहुत सारी जगहों के बाद में कल्चर आता है। कहीं पे भी सबसे प्रमुख कारक जो होता है, लेकिन वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का पहनावा, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के तीज त्यौहार, वहाँ के कल्चर, इन सब में किस तरह का प्रभाव होगा? सबसे ज़्यादा प्रभाव भूगोल का ही होगा। लेकिन खान पान इस सब में भूगोल का प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जो पहनने में यानी जो वेशभूषा होगी उसमें भी इसका भूगोल का प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ लोग उसको धार्मिक रंग दे देते हैं। क्योंकि आप लोग मेच्योर हैं, इसमें किसी को कोई मतलब अन्यथा नहीं लीजिएगा, नाम मुझे नहीं लेंगे किसी धर्म का। लेकिन क्या कोई पर्सनल इशू है, हमारे धर्म के बारे में ये बोल दिए, सब कुछ नहीं करना है। लेकिन हमको जो भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल के संदर्भ में जो चीज़ें उनको तार्किक ढंग से समझना है कि क्यों ये चीज़ें हैं। आप देखिए जो मरुस्थलीय प्रदेश के लोग होंगे, मरुस्थल होगा भारत के संदर्भ में, देखिए राजस्थान में जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनका वस्त्र अगर देखेंगे राजस्थानी जो वेशभूषा है, देखो पूरे शरीर में, पूरे शरीर को कपड़ों से ढकती है। ठीक है, यहाँ से उनका घूंघट, जैसे घूंघट की परंपरा भी वहाँ पे वो अभी भी आज प्रचलित है। या अरब कंट्रीज के जो लोग हैं, अरब कंट्रीज यानी इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, इन सारे क्षेत्र के लोगों को आप देखेंगे तो इनका जो पहनावा होता है ये भी पूरी शरीर को ढकते हैं। शरीर को इसलिए रखते हैं, बालू बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बालू हवा के साथ उड़ेगा तो उनके नाक के रास्ते या मुँह के रास्ते फेफड़ों को खराब कर सकता है, या बहुत सारी समस्याएं उनको हो सकती हैं। तो वहाँ के लोग इस तरीके के पहनते हैं। राजस्थान के लोग देखिए जलवायु से इस प्रकार का कपड़ा क्या होगा धारण करते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ की आबादी होगी ठंड से बचने के लिए वो भी लगभग ऊपर कोट और बड़े बड़े कंबल, या महिलाएं पुरुषों में दोनों में आप देखेंगे तो इस प्रकार के वेशभूषा पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश और मैदानी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे लोगों की वेशभूषा तो अमूमन आप देखेंगे छोटे वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, बहुत हल्के वस्त्रों का, सूती वस्त्रों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। गर्मी वाला प्रदेश है। पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे तो वहाँ का अलग कल्चर के हिसाब से वस्त्र है। जैसे वहाँ की पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ की ट्रैफिक पुलिस जो होती है उसको व्हाइट कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि व्हाइट कलर को ज़्यादा पसंद है तो पहन लीजिए। व्हाइट कलर का कपड़ा जो होता है वो गर्मी में ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसका कारण ये होता है कि वो टेम्परेचर को कम एहसास करता है। काले कपड़े तो काला रंग को ज़्यादा एहसास करता है, क्योंकि कोलकाता क्या है, कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उनको काला काला कपड़ा पहना देंगे, ज़्यादा परेशान होंगे जो गर्मी में। जो जैसे अपन यहाँ देखिए होमगार्ड वगैरह पहले रहते बेचारे, उनको अपनी वर्दी संभालने में आधा एनर्जी उनकी खत्म हो जाती है, भीगे हुए पसीने से। क्यों नहीं, अगर इतनी गर्मी का क्षेत्र है तो उसको हल्का वस्त्र क्यों नहीं करना चाहिए? तो इस प्रकार से जो आपका पहनावा है या आपकी जो तीज त्यौहार है, आप देखिए उत्तर भारत में पूरे ये कृषि वाला प्रधान क्षेत्र है, तो यहाँ के जितने त्यौहार होते हैं वो ज़्यादातर कृषि से संबंधित त्यौहार है। कोई त्यौहार फसलों के पकने के समय वाला है, कोई त्यौहार फसल काटने वाला है, कोई फसलों को बोने के समय वाला त्यौहार है। लेकिन त्यौहार भी अपनी प्रकार के इसलिए ठीक है, अब मनाइए भाई, खुशी व्यक्त कीजिए कि जीवन में थोड़ा उथल रहे, मनोरंजन बना रहे। त्यौहार बहुत क्या होता है, मेला तमाम देखिए लगाए जाते हैं, स्थानीय उत्पादों का की बिक्री होती है, जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं, इस प्रकार के अब इस प्रकार के मेले में नहीं, लेकिन पहले के मेले में तो देखिए स्थानीय स्तर के तमाम प्रोडक्ट शामिल किए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन, ठीक है, तमाम मूंज वगैरह के उत्पाद आप देखते होंगे। पहले राबड़ी के तौर प्रयोग किया जाते थे, हालांकि अब भी हैं राबड़ी के तौर, अब उतने नहीं रहे क्योंकि
उसका स्थान दूसरे प्रोडक्ट ने ले लिया। तो इन सबका जो मेन मकसद है वो अपने जलवायु के अनुकूल ही सारी चीज़ें जो। अब इसमें अगर कहेंगे कि नहीं ये तो भैया हिंदू धर्म की बातें हैं, मुस्लिम धर्म की बातें, ईसाई की बातें हैं, ठीक है, तो उसको वो आदमी उसको अंधभक्ति की तरह लेने लगता है कि हमको कुछ सोचना ही नहीं है, हमको जो हमारे बाबा ने बता दिया वही हमको करना है। तो वो चीज़ें धार्मिक जब आधार बना के आपके सामने प्रस्तुत किया गया, धार्मिक चीज़ों का होता ही यही है कि धार्मिक चीज़ें तर्कों पे आधारित नहीं होती, धार्मिक चीज़ें मान्यताओं के आधारित होती है। ठीक है, जहाँ पे सभी बातें आ जाएंगी, आध्यात्मिक बातें आ जाए, वहाँ पे अब तर्क नहीं कर सकते हैं। तर्क ये करते कि अभी भगवान है कि नहीं है, कैसे आप बता पाएंगे कि है कि नहीं, क्या प्रोबेबिलिटी है? 50-50 चांस है। भाई हम देखे हैं नहीं तो हम ये भी नहीं करेंगे कि हैं, 100% हैं। और हम देखे नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि अगर हम किसी को देखें वही धरती पे और बाकी चीज़ें नहीं है, तो हम ये भी नहीं कर सकते कि नहीं। जितने लोग मान नहीं भाई तो हम भी मान ही लेते हैं, कौन सा इसमें बुरा ही होंगे, टूटी कि नहीं होंगे टूटी। यानी उसको तर्कों की कसौटी में आप सारे नहीं उठा सकते, यानी उसमें संभावनाएं होती हैं। विज्ञान खत्म, वहाँ से धार्मिक चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन इसके पहले की जो चीज़ें हैं जिसमें धर्म नहीं है, ठीक है, उसको आप कम से कम तार्किक स्तर पे इस प्रकार से डिसाइड कीजिए। ठीक है, यानी इन आधारों पे उसको जो है जोड़िए। जैसे छुआछूत की योजना पूरे उत्तर भारत में इतनी भी अंधविश्वास पर आधारित परंपराएं हैं, ठीक है, पूरी आपको ज़्यादातर मात्रा में उत्तर भारत के क्षेत्रों में पाई जाएगी कि भैया कुछ जाति के हैं, ये निम्न जाति के हैं, कुछ होने लायक है, कुछ होने लायक नहीं है, लेकिन कुछ जातियों को छूट घोषित नहीं किया गया। उनके जो काम थे उन कामों के आधार पर उनको डिसाइड किया कि हाँ भाई ये इस जाति है। किसी के काम में पशुओं को काटना, पहले के जमाने में वो अंधभक्ति विश्वास करते थे, उनको लगता था कि हाँ भाई पशु काट रहे थे उसको लेंगे तो हम भी सकते भी पूछ सकते हैं, ये हो सकता है। अब उसको बाद के जो पीढ़ियाँ हैं, जैसे हमेशा जाएंगे कि थोड़ हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, अलग इंटरप्रिटेशन हो ही जाता है। आगे आने वाली पीढ़ी ने बहुत उसको ज़्यादा तरीके से लागू कर दिया, धीरे धीरे वो एक इस रूप में आ गए कि समाज के लिए हमारे संविधान में उसके लिए अलग से प्रावधान करना पड़ा कि भैया अगर कोई इस प्रकार की एक्टिविटी करता है तो उसको मानेंगे नहीं, उसको दंडित है। अनुच्छेद 17 क्या है, यानी आश्रितता का अंत। पूरी सरकार ने संविधान में शामिल करवा दिया कि भैया इस प्रकार से लोगों को आप पीड़ित नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं कि आप किसी के काम को इस आधार पर ऊपर दें कि हमें ये काम करते इसलिए नहीं। आज के दौर में ऐसी कोई चीज़ें नहीं, ठीक है। आज भी आप 30 और 40 लाख चले जाएंगे तो आपको इसकी तमाम परंपराएं मिलेंगी कि सामने लोग बैठेंगे नहीं। इसे तो इसमें बहुत ही डूबा है। सबको अगर तार्किक पैमाने पर देखा जाए तो सब केवल जो मनुष्य है, जो मानव है, देखिए उन्हीं के दुष्क्रिया के परिणाम होंगे, ठीक है। हर आदमी अपने आप को श्रेष्ठ बनना, श्रेष्ठ आप मानिए, तर्कों को मानिए, अपने ज्ञान के आधार से श्रेष्ठ बनने का प्रयास करिए। श्रेष्ठ ये नहीं कि हम कहते हैं आप श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ आपके कर्म होने चाहिए, तभी आप श्रेष्ठ माने जाएंगे। क्योंकि पूरे उत्तर भारत में जादू टोना, तमाम बाबा, लेकिन पूरा जो है जाम लगा हुआ है बाबाओं का। इसी बाबा जो है अभी देखिए, अभी 2 दिन महीने पहले घटना है, लोग याद हो या ना हो, यहाँ पर बाबा की इतनी ज़्यादा भीड़ उड़ाई है, प्रशासन से नोटिस लेके और 10-20 हज़ार की नोटिस थी, आगे 3-4 लाख लोग भक्तर मन हो गया। इतनी घटना नोटिस 4 लाख लोग बैठेंगे, क्लास में 100 लोगों बैठने जगह है, 1000 लोग बुला के नोटिस करने बैठाते हैं। सांस वाँस लेने आधे लोग तो इसे निपट जाएंगे, सांस कैसे लेंगे, आधे लोग की नीति है हो जाएगी, मर जाएंगे, आधे लोग दम घुटने मर जाएंगे, उनमें 250 लोग मारे गए। ये चीज़ आप साउथ में नहीं, वहाँ पे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में जाए, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ जब ले लेती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के कुछ क्षेत्रों में महिलाएं जादू टोना कर करके छोटे छोटे बच्चों को मार देती हैं। अब ये कौन सा तर्क होगा, जिसे आप बच्चे बेमान हैं, ये कैसा तर्क होगा? भारत में स्पष्ट क्रूरता अधिनियम बना हुआ है,
ये सब बनाया 1960 में बनाया गया, देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो पशु क्रूरता अधिनियम बनाया गया है कि किसी भी पशु को आप क्रूर तरीके से नहीं मार सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, जैसे आप जो है नॉनवेज जो खाते हैं लोग, जैसे बकरे, मुर्गियाँ, मछलियाँ, ये तो एक्सेप्टेबल है, कोई आदमी खाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बकरा खा रहे हैं तो बोले वो लोग पकड़ के लाए और बीच चौराहे पर पटक रहे हैं, पटक के मार के उसके बाद कहते हैं अब इसको हम काटेंगे उसके बाद तब खाएंगे। यानी कि क्रूरता किसने नहीं खाने के लिए चीज़ है, एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं, उनको खाना जरूरी तो खाइए, लेकिन उसको आप सब लोगों के दिखाना मारिए कि हिस्सा करके वो खा रहा है। ठीक है, इसको प्रतिबंधित किया गया है भारत के संविधान में, तमाम नियमों के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब ये तो खैर जानवरों की बात है। अब किसी के यहाँ अगर भाई बच्चों की बलि अगर दे देंगे तो अच्छी प्रथा होगी, किसी समाज में इस प्रकार की प्रथा प्रचलित होगी। अब अगले दिन आप बच्चे उखाड़ी बलि दे दी, काट दी, तो सरकार समझे आपकी बलि दे देगी आज के समय में, और ऐसा कुछ आपने सोचा भी तो समझ गया। ठीक है, तो यानी जो ऐसे प्रदेश हैं जो मानसूनी जलवायु और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, यहाँ की इस प्रकार की तमाम कुरीतियाँ जो है अपने आप जन्म लेती हैं। लेकिन ये भी भूगोल से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि भूगोल से इसका जन्म जो है भूगोल के द्वार से ही बाजू में गई। आगे लिखिए क्या लिखे हैं, भारत में वर्षा कराती है। ठीक है, इसके बाद कहना है चर्चा करी गई। तीसरा रिपोर्ट, देखो हिमालय पर्वतमाला उपोष्ण जेट को रोककर उपोष्ण जेट को रोककर भारत में शीत ऋतु में वर्षा करवाता है। भारत में शीत ऋतु में वर्षा करवाता है। जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, इसको भी समझाते हैं, जिसे पश्चिमी विक्षोभ। आप लोग देखते होंगे कि ठंडी के महीने में, अगर दिसंबर और जनवरी के महीने में कई बार ऐसा होता है कि 2-3 दिन से बरसात हो जाती है। ठीक है, देखते होंगे। ठीक है, क्योंकि गेहूँ की फसल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, ठंडी के महीने में बरसात होगी, क्योंकि ठंडी में 2-3 दिन तक मौसम खराब हो जाता है और हल्की बारिश होने लगती है, तो वो पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं है। अब पश्चिमी विक्षोभ जो भारत में आता है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ जो बनता है, ठीक है, एक्चुअल में भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में बनता है। भूमध्य सागर कहाँ है आपका, समझ रहे हैं भूमध्य सागर कहाँ है, बना के बताएं। ठीक है, इटली, फ्रांस, जर्मनी और अफ्रीका के बीच में छोटा सा जलीय क्षेत्र। ठीक है, यानी अगर मैप में देखेंगे तो लगभग अरब प्रायद्वीप के इधर इस भाग में। अब यहाँ से क्या होता है, उपोष्ण जेट का मतलब समझ रहे हैं, जेट पौने होती है तरह की, जो हमारे वायुमंडल में तेज गति से चलती है। एक वायुमंडल में चलती है, यानी सतह की करीब नहीं चलती है, वायुमंडल में लहरों के माध्यम से तेज गति से बनाएंगे जेटों में, यानी इसी प्रकार से पौने चलती है। और ये किस महीने में चलती है, शीत ऋतु में ज़्यादा प्रभावित होती है। अब ये पौने हमारे क्षोभ मंडल में लगभग 10 से 12 किलोमीटर के माध्यम में चलते हैं। और इन पौनों की विशेषता है कि इनके निचले भागों में भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। अब जो भूमध्य से रेखा के आसपास जो पश्चिमी विक्षोभ बनता है, ठीक है, इन क्षेत्रों में इन पौनों के साथ में यहाँ तक आ जाता है, जो आदर्शा भरी पौने होती हैं, तो यहाँ तक आते हैं। और हिमालय की श्रृंखलाओं से टकरा के ये भी तो भागों पड़ जाती है, ऊपर की ओर चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। जो नीचे वाली शाखा होती है उस शाखा से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश
और कई बार जब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने होती हैं तो उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, इन सारे क्षेत्रों में भी वर्षा हो जाती है, क्योंकि रबी की फसलों में बहुत महत्वपूर्ण या समझिए संजीवनी का काम करती है वर्षा, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है। समझिए, लेकिन जेट होने पर आएंगे तो समझ जाएंगे आप, तो ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन इतना जाने कि पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ये भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में विकसित होता है, और इसको लाने में जो जेट कोने होती हैं इनका योगदान होता है। जेट कोन इसलिए कि ये जेट के जो जेट होते हैं, जो आसमान में चलते हैं, पीछे लाइन लाइन बनती रहती है, हाँ भाई यार होते हैं ना, जैसे आपने आसमान में कई बार देखा वो मौसम साफ रहे तो जहाँ जाके पीछे लाइन बन जाता है, ठीक है, तो लाइन के लिए बादल का एक धुआं वगैरह होता है, उसी का वो होता है, ठीक है। तो जेट कोने की जो गति होती है वो ज़्यादा होती है, जेट के आकार की गति होती है, जेट की जितना तेज गति की गति, तो कोनों को नाम ही दे दिया गया जेट कोने, ठीक है। और जेट कोने क्या करती है, भारत में पश्चिमी विक्षोभ को लेके आती है और शीतकालीन जो वर्षा होती है भारत में, ठीक है, उसको कराने में सक्षम हुआ, तो उसमें भी हिमालय पर्वतमाला का ही योगदान होता है। तो तीसरा ले लो क्या क्यों, जो कि शीत ऋतु में वर्षा करवाती है, क्या बोलते हैं, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, खास तो खत्म हो गए, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। चौथा क्या लिखते हो, क्या है, तीन लिखवाए थे, तीन लिखवाए होंगे जी। चौथा लिखिए समुद्र तट से दूरी, ये तो नहीं लिखवाए हैं, उच्चावचीय दशा, समुद्र तट से दूरी, स्थल एवं जल का वितरण, कहाँ वो खोए हुए, तो धान पीने वाली स्थिति आ रही है, धान का वितरण कर दिया जाए समान रूप से, तो पीने हो गई, तीन हुआ है, तीन पढ़ाएं घरों को जितने लिखवाएं, बस काम खत्म है। हाँ, उच्चावचीय दशा डालना, अभी यही तीन तो हुआ है, समुद्र की ऊंचाई, देश की अक्षांशीय स्थिति, हिमालय की स्थिति, चौथा उच्चावचीय दशाएं, पढ़ ले जाएंगे, हमारा लिखा अगर पढ़ ले गए तो समझिए कि आपके अंदर एक अलग क्वालिटी है, समझिए अपने आप को छोटा मोटा याद कर समझ सकते हैं, गोला साफ नहीं, छोटा मोटा रहकर। चलिए, अब उच्चावचीय दशाएं इस प्रकार से कहीं पे जो है, ये मुख्य तौर पर उच्चावचीय दशाएं जो होती है ये वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है, ठीक है। जैसे हिमालय के पर्वतालीय प्रदेशों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और जैसे जैसे मैदान की तरफ आएंगे उससे से वर्षा थोड़ा कम हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के उच्चावचीय दशा का सीधा मतलब कि कोई स्थान ऊंचा है, कोई स्थान नीचा है, उसी को बोलते हैं उच्चावचीय दशाएं, ठीक है। जो ऊंची नीची हमारी सतह है, लेकिन उसमें इस प्रकार से जलवायु का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो इसको एक मिनट में समझ जाओ तो देश में वर्षा के वितरण पर, देश में वर्षा के वितरण पर उच्चावचीय दशाओं का विशेष योगदान है, उच्चावचीय दशाओं का विशेष योगदान है। पर्वत के प्रभाव से, पर्वत के प्रभाव से देश में कहीं 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। देश में कहीं 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है।
तो कहीं पर दृष्टि छाया क्षेत्र बनता है, तो कहीं पर दृष्टि छाया क्षेत्र बनता है, कहीं पर दृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। क्या हो रहा है बताइए, दृष्टि छाया क्षेत्र बन गया क्या? समझे नहीं? टकरा रहा है, गरज रहा है। जैसे पश्चिमी घाट के आंतरिक भागों में, जैसे पश्चिमी घाट के आंतरिक भागों में, पश्चिमी घाट के घाट के आंतरिक भागों में हमारा राजस्थान, अगर आप देखेंगे ठीक है, तो इन तटीय क्षेत्रों में पश्चिमी घाट नामक पर्वतमाला, पर्वतमाला में क्या प्रभाव होता है कि पौने जो आती हैं इस पर्वत में टकराती, ठीक है, तो पर्वत के अग्रभाग में तो वर्षा हो जाती है। यानी पर्वत में टकराने के बाद में जैसे मान लो पर्वत, ठीक है, यहाँ पे पौने आए और यहाँ पे जैसे बादल बने, यहाँ पे इन क्षेत्रों में वर्षा होगी। पर्वत वाले पर्वत का खुला हिस्सा भागों में इन क्षेत्रों में बरसात नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक के क्षेत्रों में, ठीक है, लगभग ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बड़े क्षेत्र में दृष्टि छाया जो होता है, यानी यहाँ पे वर्षा नहीं होती, तो यहाँ की उच्चावची दशा का ही एक कारण है। और कई कई क्षेत्रों की आकृति इस प्रकार की है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा वर्षा हो जाती है, 200, 250, 300, 400 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। ऐसी दशाएँ आपको पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिल जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में गारो, खासी और जैंतिया ये 3 पहाड़ी हैं, यहाँ पे इनकी जो आकृति है कीपाकार आकृति, जैसे कीपाकार आकृति का मतलब ये है कि इस प्रकार की आकृति इसके दिखती है। और तीनों तरफ के पर्वत है, यहाँ पे आर्द्रता बड़ी पौधे आती हैं और इन क्षेत्रों में भारी वर्षा करवा देती है। दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान ये बन जाता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान ही बन जाता है। कौन सा? चेरापूंजी, मालिसराम, मेघालय स्थान है ना, पढ़ते हैं हम लोग। एक यहाँ पे दृष्टि छाया क्षेत्र बना है, एक जगह पे इतनी ज़्यादा वर्षा हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप राजस्थान के कुछ भागों में चले जाएंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे भी एक तरह से जो आर्द्रता भरी पौधे होती हैं, तो यहाँ की स्थलाकृतिक दशाओं के कारण ही आगे बढ़ जाते हैं और इन क्षेत्रों में वर्षा न होगी और दूसरे क्षेत्रों में वर्षा होगी। जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार क्षेत्रों में होती है और हरियाणा का पश्चिमी हिस्सा राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा शुष्क रह जाता है, वहाँ में बहुत सा इलाका हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उच्चावची दशाओं का ही परिणाम होती है। एक चीज़ आपको और देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे वर्षा हो जाती है, ये भी दक्षिण भारत की जो आकृति है उसी के कारण ही आप देखेंगे। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है, ठीक है, तो कोरोमंडल तक आप लोग जानते ही कहाँ पे आया गया, कोरोमंडल तक पे भी वर्षा नहीं होगी। हालांकि यहाँ पे लौटते हुए मानसून के समय वर्षा हो जाती है, जिसको आप दृष्टि शायद से तो नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक समय के लिए उच्चावची दशाओं के कारण ही जो है मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून के समय वर्षा ना होके उत्तर पूर्वी मानसून के समय वर्षा होती है। समझिए, एक और लिख लीजिए लास्ट इसका, उसके बाद तक ऋतुओं में आ जाए, वायुमंडलीय स्थिति क्या जाए। स्थल एवं जल का वितरण, स्थल एवं जल का वितरण। ये भी आप समझ ही चुके हैं, इसमें कुछ है नहीं। स्थल एवं जल में फटाफट लिख लीजिए। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत 3 तरफ से सागरों के द्वारा सीमांकित है।
प्रायद्वीपीय भारत तीन तरफ से सागरों के द्वारा सीमांकित है। जबकि उत्तर भारत सागर से काफी दूर है। जबकि उत्तर भारत सागर से काफी दूर है, क्योंकि स्थल और जल के गर्म होने में अंतर है। क्योंकि स्थल एवं जल के गर्म होने में अंतर है, इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु में अलग अलग दाब केंद्र बनते हैं। इसीलिए अलग अलग दाब केंद्र बनते हैं, जो कि मानसून के आगमन एवं वापसी में सहायक होते हैं। आज इसको थोड़ा समझा देंगे आपको। इसकी भी चर्चा इसके पहले भी हमको तमाम उदाहरणों के माध्यम से कर चुके हैं। स्थलीय शनि और जलीय शनि पूरी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि जो स्थल एवं जल का वितरण है, जैसा कि मैंने इसमें सबसे मूल बात ये जानना है कि स्थल और जल जो होते हैं वो अपने अलग अलग टाइम पे भैया गर्म होते हैं। ठीक है, उनमें जो टेम्परेचर को ऑब्जर्व करने की क्षमता है वो दोनों में अलग अलग होती है। जल देर से गर्म होते हैं, देर से ठंडे भी होंगे। स्थल जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा भी होगा। इसी प्रकार से तमाम चट्टानें भी उनमें ताप के अवशोषण की अलग अलग समय सीमा है, और इसी समय सीमा के कारण या इसी विभेदी तापमान के कारण, यानी अलग अलग समय पे उनके टेम्परेचर में कम या ज़्यादा होने की प्रकृति के ही कारण भारतीय उपमहाद्वीप में पूरे कहीं पे उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है और कहीं पे निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है। और हमेशा इस बात को आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि हमेशा इस चीज़ आपको नोट कर लीजिए कि इसी विभेदी तापमान के वायुदाब के कारण, यानी अलग अलग वायुदाब के कारण ही हवाओं का चलना हो पाता है। नहीं, हवाएं न चलने पर सब जगह बराबर तापमान हो जाए तो हवा ही नहीं चलेगी। जब तक विभेदी तापमान नहीं होगा, यानी एक जगह पे ज़्यादा वायुदाब, एक जगह पे कम वायुदाब, तभी हवाएं चलेंगी। अब हवाओं की गति उनके वायुदाब के अंतर पर निर्भर करती है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये दो स्थान है, एक स्थान ये है और एक स्थान बी है। ये दो स्थान है, अब इन दोनों के मध्य में हवाओं का चलना होता है। मान लीजिए ये वाला जो स्थान है, यहाँ पे वायुदाब है 900 मिलीबार, और बी वाला जो स्थान है यहाँ का वायुदाब है 700 मिलीबार। यानी इन दोनों के मध्य में जो अंतर है वो कितना है? 200 मिलीबार, 90 मिलीबार। अब यहाँ पे जो हवाओं की गति होगी वो धीमी होगी, आराम से हवाएं चलेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा स्थलखंड है सी और बी, लेकिन डी पे है 1000 मिलीबार वायुदाब और डी पे है 450 एमपी। इन दोनों के मध्य जो हवाएं चलेंगी वायुदाब के अंतर के कारण, इन दोनों में जो वायु की गति है उसमें बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। यहाँ पे हवा में सकता है
हवा हो सकता है 250 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, यानी आंधी इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे आप देखें अप्रैल मई और जून के महीने में आंधियाँ आती हैं, तो आंधी इसलिए आती है क्योंकि जो तापमान वायुदाब का अंतर जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दो स्थानों के मध्य में जो तापमान होता है उसमें भी अंतर होता है, और तापमान में अंतर होने के कारण ही वायुदाब में अंतर होता है। जहाँ ज़्यादा तापमान वहाँ वायुदाब कम, यानी विरोधाभास होता है, और जहाँ कम तापमान वहाँ वायुदाब ज़्यादा। बिल्कुल नियम है, समझ लीजिए, जहाँ पे ज़्यादा तापमान वहाँ की हवा हल्की होगी, ऊपर उठ जाएगी, यानी नीचे निम्न दाब बन जाएगा, और जहाँ पे ज़्यादा तापमान वहाँ पे हवाएं नीचे की तरफ रहेंगी और वायुदाब उच्च रहेगा। और हमेशा से इसके विरोधाभास स्थिति में क्या होते हैं, वायुदाब की स्थिति होती है। और वायुदाब जहाँ पे ज़्यादा वहाँ से हवाएं निकलेंगी, और कहाँ पे जाएंगी, जहाँ पे वायुदाब कम होगा। ठीक है, वायुमंडलीय जलवायु में ये बिल्कुल नियम का बुनियादी रूल। ठीक है, और हवाओं की गति उनके मध्य में जो तापांतर या दाबांतर होगा उसके अनुसार में हवाओं की गति होगी। जैसे ठंडी या शीत ऋतु में देखते होंगे नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी में दिल्ली जैसे महानगरों में या तमाम महानगरों में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है। तो क्या कारण है? इसका कारण ही और महीनों में कम होता है, लेकिन इस महीने ज़्यादा हो जाता है। उसका मतलब ये होता है कि ठंडी के महीने में क्या होता है कि हवाएं जो होती हैं सतह के बिल्कुल निकट आ जाती हैं, और उनकी सघनता जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अब उस समय जो वायु प्रदूषण है उसका असर दिखने लगता है। जैसे गर्मी आएगी, वायुदाब में अंतर होगा, तो दो चीज़ें होंगी। एक तो हवाओं की गति इतनी तेज रहेगी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाएंगी, और दूसरी चीज़ होगी कि गर्मी के महीने में क्यों जो बचेंगी वो ऊपर चली जाएंगी, वायुदाब कम होगा, नीचे के क्षेत्र होगी। ठंडी के महीने में ये दोनों चीज़ नहीं होगी। ठंडी के महीने में क्या होता है, दिल्ली जैसे महानगर में हवाएं बिल्कुल रुक सी जाती हैं, और वायुमंडल में जितनी भी जहरीली गैसें वो सब निचले स्तर में आके बैठ जाती हैं, बिल्कुल सतह के करीब। जैसे गाँव में धुआं जब होता है तो देखिए कि एक लेयर बन जाती है, बिल्कुल आसपास सतह के बिल्कुल तो बैठे रहते हैं। तो उसी प्रकार की स्थिति दिल्ली जैसे महानगरों में हो जाती है। आप देखेंगे अभी तक शुरुआत हो जाएगी दिल्ली के वायु प्रदूषण की, और ये चलेगा कब तक, फरवरी मार्च तक चलेगा। वो हल्का होगा, तमाम विश्लेषक तमाम चर्चा करने वाली अब क्या होगा, दिल्ली में इतना वायु प्रदूषण है, पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तमाम तरीके के न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगेगी। ये इसीलिए क्योंकि ठंडी के महीने में ये दो घटनाएं हो जाती हैं। सेम इसी प्रकार के व्यवहार पे आपका वायुमंडल भी काम करता है। बोलिए, तो आज इतना ही। कल इसमें एक बचा हुआ है समुद्र तट से दूरी, लेकिन वो भी समझिए हो ही गया, थोड़ा सा उसमें दूर है दिखाएंगे अलग से बस। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे वायुमंडलीय दशाओं पे। तो इसमें ऋतुओं की चर्चा कर देंगे हम कि कौन कौन से ऋतुओं में भारत में क्या क्या हो रहता है। वहाँ से वाटर वेपर और कंडेंसेशन की वजह से संघनन की वजह से तनाव का असर होता है। ठंडी के मौसम में जो सन होता है वो नदर हेमिस्फीयर में आ जाता है ना, तो नदर हेमिस्फीयर में चला जाता है। तो सर जो भूमध्य सागर है और एक वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर उसमें वहाँ पे ठंडी रहती है, तो लोग कैंसर बनने का रीजन क्या है, उससे वाटर वेपर होता है इधर आ जाता है इंडिया। देखिए किसी भी स्थान पे लो प्रेशर जनरेट होने का या हाई प्रेशर जनरेट होने का या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने का या बहुत कम टेम्परेचर होने का सबसे महत्वपूर्ण का देखिए तो वैश्विक स्तर पर जब आप देखते हैं ग्लोब में तट रेखा, मकर रेखा, जैसे अभी आज हम वही ज़्यादातर उदाहरण दे दिए हैं। जिनको विश्वत रेखा का लक्षण है यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन कई जगह स्थानीय विशेषताओं के कारण टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाता है। जैसे उत्तर भारत शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में, लेकिन उत्तर भारत में क्या होता है कि शीतोष्ण कटिबंध में होने के बावजूद भी यहाँ पे बर्फ जैसी स्थिति देखने को मिल जाती है, मरुस्थल भी देखने को उसी स्थान से मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो भूमध्य सागर के चारों तरफ का क्षेत्र है वहाँ के कई प्रकार की स्थानीय पौधे छाती हैं, समझ रहे हैं। स्थानीय पौधे आप जाइएगा तो सच कीजिएगा कि भूमध्य सागर के इर्द गिर्द के क्षेत्र में बहुत सारी स्थानीय पौधे चलती हैं, और कुछ ऐसी पौधे हैं कि जो सहारा के मरुस्थल से आके होके आती हैं।
सारे में उत्तर से आगे आएंगे तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि वो घर कौन होंगे स्थान, जैसे उसमें एक आध का नाम भी अट्टा वगैरह है, सिराको है, सब जो है, ठीक है। इस प्रकार की कौने क्या करती है, वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और जहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पे लो प्रेशर अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो स्थानीय विशेषताएं ज़्यादा मैटर करती है, उसको आप दरकिनार करके नहीं कर सकते। आप एक यूनिवर्सल जो नियम है केवल उसी को नहीं ध्यान रखेंगे कि अगर इस क्षेत्र में भूमध्य रेखा कर्क रेखा से अगर ऊपर है तो वहाँ पे ऐसी स्थिति क्यों है। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे वाताग्रीय दशा भी निर्मित होती है, शीतोष्ण वाताग्र होता है। वाताग्र अगर आप वो भी नहीं पढ़े हैं, पढ़ाया जाएगा, वाताग्र पढ़े हैं, तो वाताग्र में क्या होता है, जहाँ पे वो विपरीत प्रकार की वायु राशियाँ रहती हैं, तो वहाँ पे कैसी वायुमंडलीय दशा का निर्माण होता है। फिर उसमें एक नहीं दो स्थानीय स्तर की तो दशाएं निर्मित करती ही करती है, वाताग्र और स्थानीय कोने, इस प्रकार के कई सारे कारण हैं जो वहाँ पे लोग निर्मित करते हैं। वो सब बताया जाएगा, आपको परेशान बिल्कुल होगी, वो सारी चीज़ें एक एक करके बताएंगे। भूगोल में इतनी इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं दूसरे से, देखिए इतने बनाने में इतनी सारी बातें हमको अलग से उदाहरण हमको देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से इंटरकनेक्टेड हैं कि बिना उसको समझ लिया आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो जब हम उस टॉपिक पर आएंगे तो उस चीज़ को भी बताएंगे। इसलिए जेट को आज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया है, ठीक है। जेट एक अलग चैप्टर ही आता है, तो उसमें अलग से हम आपको जेट हो गया इस सारी चीज़ों को अलग से थोड़ा बहुत बताएंगे, विभाजित वगैरह करवा के, समझ गए। जाइए, और किसी कोई प्रश्न हो तो बताओ, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आप लोग दिए थे, हम चेक भी कर दिए हैं, कल दे देंगे, बनाना भूल गए। अब बाकी और जो लिखे हों तो वो दे सकते हैं, आज दे दें। लेकिन अभी 3 प्रश्न दिए थे, तीनों भी का जमा नहीं हुआ, 2 प्रश्न दिए थे, एक प्रश्न उसी में बचा हुआ है, लेकिन आज एक प्रश्न और लिख दो। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु दशाएं किस प्रकार से अन्य स्थानों से भिन्न प्रतीत होती हैं, किस प्रकार से अन्य स्थानों से भिन्न प्रतीत होती हैं, विश्लेषण कीजिए। दूसरा लिखो, अच्छा बात कैसे बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु दशाएं किस प्रकार से अन्य स्थानों से भिन्न प्रतीत होती हैं, विश्लेषण कीजिए। दूसरा लिखिए, तटीय क्षेत्रों के कौन कौन से सामाजिक आर्थिक लाभ हैं, कौन कौन से सामाजिक आर्थिक लाभ हैं, विवरण प्रस्तुत करें या समीक्षा कीजिए भी लिख सकते हैं। ये 2 प्रश्न आप लोग कल लेके आइएगा, बाकी आपका देखो क्या उसको बाकी दे देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।